हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसमें से हिस्ट्री सेक्शन चैप्टर नंबर 14 वुमेन एंड रिफॉर्म्स के बारे में। यहाँ वुमेन लिखा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा औरतों की बात की जा रही है और वुमेन को लेके क्या रिफॉर्म्स आए थे इंडियन सोसाइटी में उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, इसका मतलब 1800 से लेके 1899 तक की बात कर रहे हैं। जो उस टाइम पे भारत में महिलाओं की कंडीशन थी वो बहुत दर्दनीय थी। मतलब उस टाइम सती प्रथा चल रही थी, जहां पर औरतों को जब उनके पति पूरे हो जाते हैं तो उसी आग में झोंक दिया जाता है मरने के लिए। फीमेल इंफेंटिसाइड चल रहा था, मतलब भ्रूण हत्या। लड़की अभी पता चल गया कि होने वाली है या लड़की है अगर गर्भ में, तो उसको वहीं पे मार दिया जाता था पहले से। स्लेवरी चल रही थी, जहां पर आपको एक तरीके से नौकरों के तरीके से ट्रीट किया जाता था औरतों को। पर्दा सिस्टम था कि पर्दे में रहना है। विडो रीमैरिज नहीं होती थी, किसी का पति मर जाता था तो उसे हक नहीं था दोबारा से शादी करने का। पॉलीगैमी था, मतलब एक मर्द जो है वो बहुत सारी बीवियां रख सकता था, उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। तो ये जो सारे सोशल इविल्स थे, प्रेवलेंट थे उस टाइम पे सोसाइटी में, ये सब कुछ चल रहा था। तो इन सोशल इविल्स को खत्म करने के लिए समाज में बार बार बदलाव किए गए, धार्मिक बदलाव भी किए गए और सामाजिक मूवमेंट्स भी चलाई गई थी। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी वुमेन के रिफॉर्म मूवमेंट्स लाने की। ऐसी क्या दशा थी वुमेन की, क्या क्या तकलीफें थी उनकी। सबसे पहला दर्दनीय सच जो था वो था फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो अभी भी प्रचलित है। कहने का मतलब भ्रूण हत्या। लड़की का पता चलता है कि वो पैदा होने वाली है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, क्योंकि लड़कियों को अशुभ माना जाता है। ये माना जाता है कि यदि उनकी शादियों पे बहुत ज्यादा खर्चा होगा और एक आम इंसान जो है वो इतना खर्चा नहीं कर सकता, प्लस उनको लड़का ढूंढने में लड़की के लिए घर वालों को बहुत दिक्कत आती है। इसलिए उनको लगता है कि जब उसकी मौत है वो पहले से ही निश्चित कर दी जाती है कि वो पैदा भी नहीं हुई, उसको पहले से ही मार दो, या पैदा हो गई तब भी मार दिया जाता है। दूसरी रीजन था उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज। जो लड़कियां उनकी बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी और ज्यादातर वो इलिटरेट इसलिए रहती थी क्योंकि पढ़ाई लिखाई का उनको मौका ही नहीं दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि उनकी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा ही क्यों करना है, कि शादी करके कहीं और ही तो उन्होंने जाना है। सती प्रथा उस टाइम पे प्रचलित थी, मतलब ये कि आप अपने पति की जलती हुई आग में ही समझ उनका खत्म अपनी जिंदगी कर देते हो। विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी, पति की मौत हो गई तो आप दोबारा से शादी नहीं कर सकते। डिसरिस्पेक्ट से देखा जाता था, औरतों को साइड पे रखा जाता था, कोई शुभ काम में उनका साथ नहीं लिया जाता था, उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। इवन यहाँ तक कि उनके बाल काट दिए जाते थे, उनको गंजा कर दिया जाता था जब जो उनका पति मर जाता था। पर्दा सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था, जिसमें वो अपने आप को घूंघट में पर्दे के पीछे रखती थी। इसके ना उनके हेल्थ के ऊपर और उनकी ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। हमेशा पर्दे में रहना होता था, बड़ों के आगे, पति के आगे, घर वालों के आगे, वो सब कुछ। वैसे ही डाउरी प्रथा चल रही थी। यहाँ वुमेन के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो स्पेलिंग पता होंगे। डाउरी का मतलब ये है कि दहेज देने की प्रथा थी, और उस टाइम पे एक आम इंसान जब दहेज देता था तो मतलब पैसे लेके उधार से, फिर उसके बाद लड़के वालों को पैसे दिए जाते थे। इस वजह से जो लड़कियां हैं कई बार शादी के टाइम या शादी के मौके पे ही सुसाइड कर लेती थी, अपने आप को खत्म कर देती थी शर्म के चलते, कि मेरे माँ बाप इतना खर्चा कर रहे हैं। या जब वो नहीं दे पाते थे तो भी बहुत बेइज्जती होती थी कि बारात घर के दरवाजे से वापस जा रही है। प्लस विमेन को, औरतों को इलिटरेट रखा जाता था, उनको एजुकेशन देने का हक नहीं था उस टाइम पे। उनको ये लगता था कि अगर ये ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो अपने हकों के बारे में जान जाएंगी, ये मूवमेंट कर देगी कि हमें और ज्यादा आजादी चाहिए, और ये जो चीज है वो समाज के लिए ठीक नहीं है। प्लस उस टाइम पे हिंदू सोसाइटी में ये चलता था कि जैसे लड़का जो है वो बाप की प्रॉपर्टी पे हक रख सकता है, लेकिन जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी उनके माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई हक नहीं होता था। तो इस टाइम पे बहुत सारे सोशल सामाजिक रिफॉर्म किए गए, ध्यान दिया गया कि वुमेन की जो कंडीशन है उनमें सुधार करना चाहिए। उसमें ज्यादातर बातें जो कही गई थी वो ये था कि जो विमेन है वही तो जननी है, वही तो क्रिएटर है, मतलब उसके बिना तरक्की कैसी होगी। मतलब हमें विमेन को कोऑपरेट करना चाहिए, उनको समर्थन देना चाहिए, जो भी वो करना चाहती है उनमें उनका साथ देना चाहिए। दूसरी बात ये कॉमन एक कारण निकल कर आया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वुमेन को एजुकेट करना। अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो जो सोशल इवल्स चल रहे हैं समाज में, जो अंधा विश्वास चल रहा है चीजों के अगेंस्ट, वो उनको जागरूक कर सकती है कि ये सही है या गलत है। प्लस तीसरा कारण ये आया था कि इस टाइम पे समाज में बहुत अंधविश्वास चल रहे हैं, उनको खत्म करने का यही तरीका है कि विमेन की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। अगर औरत की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाएगा तभी समाज जो है वो तरक्की कर सकता है।
और ये भी बोला गया कि कंपल्सरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है देश और समाज के लिए कि औरत और मर्द दोनों को बराबर के हक दिए जाएं। सोशल जो रिफॉर्मर्स थे, समाज के जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने लड़कियों के राइट्स, हकों और आजादी, फ्रीडम के लिए बात की, ना केवल घर में बल्कि समाज में। और ये बोला कि वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो देश में बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छे नंबर में औरतें जो है मौजूद है हमारी पॉपुलेशन में, इसलिए जरूरी है कि हम उनके हकों की बात करें, उनकी राइट्स की बात करें। पुराने टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि जो ये मैसेजेस थे कि वुमेन की बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है, उनके राइट्स के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है, उस टाइम तक वो कॉमन इंसान तक पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि तब ना तो इंस्टा था, ना फेसबुक था, ना मैसेजेस जाते थे, ना अखबारें थी, ना मैगजीन्स छपती थी। तो एक आइडिया जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट हुई, प्रेस आई, मैगजीन्स छपनी शुरू हुई, किताबें छपनी शुरू हुई, न्यूज़पेपर बंटने शुरू हुए, इससे आसान हो गया, लोग अपना व्यूज जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते थे, कॉमन लैंग्वेज में लोग समझ सकते थे, विचार कर सकते थे। प्लस इसके चलते ये जब डेवलपमेंट्स हुई मीडिया के अंदर, जो पॉलिटिकल राजनीतिक तथ्य हैं उनके ऊपर बात हो सकती थी, समाज में जो बुराई है धर्म के ऊपर हो सकती थी, आर्थिक स्थिति की जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर चर्चा की जा सकती थी, ये सब प्रिंट मीडिया के आने से ज्यादा चलना शुरू हुआ। तो जो कॉमन इंसान है उसके अंदर एक अवेकनिंग, एक जागरूकता पैदा हुई कि यार नहीं, जो विमेन है, उसकी, औरत की जो एक स्थिति है सोसाइटी के अंदर वो बहुत खराब है, उसे सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इस स्थिति को सुधारने के लिए समाज में अनेक लोगों ने अपना योगदान दिया। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राममोहन रॉय की और ब्रह्मो समाज की। राजा जी ब्रह्म, ऐसे याद रखना, राजा जी भ्रम में रहते थे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया, जब जहां पर हमने एजुकेशन सोसाइटी की बात की है या एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात की है, तो बहुत सारे नाम वहां से दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं। अब जो राजा राममोहन राय थे वो बहुत अच्छे एक नामी गिरानी रिफॉर्मर रहे हैं 19th सेंचुरी में, मतलब 1800 से लेके 1899 के अंदर। ये रिफॉर्म कर रहे थे, बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे औरतों की जो स्थिति है समाज के अंदर। और ये बार बार बोल रहे थे कि समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक औरत को उसके हक नहीं दिए जाते, और वो हक बराबर होने चाहिए जितने तुम एक मर्द को दे रहे हो। इन्होंने बोला कि ये जो सती प्रथा है इसे बंद करना बहुत जरूरी है। अब राजा जी को सती प्रथा के ऊपर बोलने का मौका इसलिए मिला क्योंकि जब उनके बड़े भाई की मौत हो गई, जिनका नाम था जगमोहन, तो उनकी बीवी को उनकी जलती चिता के ऊपर ही जला दिया गया था, सती के ऊपर जिसे हम बोलते हैं। इसको बहुत, उनको उनकी जिंदगी पे इस चीज का बहुत बड़ा धक्का बजा था, और इन्होंने अपने यत्नों और बेंटिक याद रखना, बेन और टिक से याद रखना, राजा जी भ्रम में रहते थे और टिक मारते थे, तो विलियम बेंटिक के पास इन्होंने जब अप्रोच किया, अंग्रेजों के पास अप्रोच किया, तो उसके एफर्ट्स के साथ सती प्रथा जो है, राजा राममोहन रॉय और विलियम बेंटिक, इन दोनों की वजह से सती प्रथा जो है वो खत्म कर दी गई 1829 के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन दो लोगों का योगदान रहा है। इन्होंने अलग अलग चीजों के ऊपर लोगों को जागरूक करने के लिए, विमेन के वेलफेयर के लिए आर्टिकल्स लिखे थे। इन्होंने ये बोला था कि छोटी आयु में चाइल्ड मैरिज नहीं करनी चाहिए, मतलब शादी नहीं कर देनी चाहिए। पॉलीगैमी मतलब एक मर्द को एक ही शादी करनी चाहिए और ज्यादा औरतें नहीं रखनी चाहिए पत्नी के रूप में। इन्होंने ये बोला कि जो भ्रूण हत्या कर रहे हो या लड़कियों को मार रहे हो उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई। वही सारी चीजें जो हमने ऊपर डिस्कस किया आप वो सब लिख सकते हैं, सबने उसी के ऊपर बात की है। उन्होंने बोला ये जो पर्दा सिस्टम है ये लड़की की ग्रोथ को रोकता है, इसको बंद कर दिया जाए। इन्होंने ये भी बोला कि औरतों को पढ़ाई लिखाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है। विडो रीमैरिज, वही जो कारण हमने ऊपर पढ़े, वही बार 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 हर एक ने उसी के बारे में बात की कि एक विधवा की दोबारा से शादी करा देनी चाहिए। इन्होंने बोला कि औरतों को, जो हमने कारण पढ़े थे कि हक मिलना चाहिए अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी के अंदर। इन्होंने ये भी बोला कि एजुकेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, इंग्लिश माध्यम से एजुकेशन जो है वो लोगों को देनी चाहिए, लड़की को भी। तो ये सब हमने एजुकेशन के अंदर भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। वैसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर से याद रखना, ईश्वर जी ने 25 स्कूल गर्ल्स के लिए खोले थे। कहाँ खोले थे? बंगाल के अंदर जाकर। अपने खर्चे पे ईश्वर जी ने 25 स्कूल खोले थे बंगाल के अंदर जाकर। उन्होंने विडो रीमैरिज की बात की थी, और 1855-60 की बात है जब ये कर रहे थे, तभी इन्होंने बोला कि नहीं, औरतें जो है दोबारा शादी कर सकती हैं, छोटे बच्चों की शादी जो है छोटी उम्र में नहीं करनी चाहिए। और इन्हीं की यत्नों के सदका ईश्वर जी
जब हम शादी करते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हैं, तो याद रखना हिंदू रीमैरिज एक्ट जो है या हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया, कानून पास किया गया 1856 में, जिसमें ये कहा गया कि जो विधवा औरतें हैं वो दोबारा से शादी करने योग्य है, वो कर सकती है। अब बात करते हैं आर्य समाज, जो काम किया गया था स्वामी दयानंद जी ने। दया किसके ऊपर की थी? आर्य के ऊपर, ये याद रखना। ये इन्होंने आर्य समाज जब स्थापित किया तो इनका एक विचारधारा ये थी कि छोटी उम्र में या छोटी आयु में शादी नहीं करनी चाहिए, विडो की रीमैरिज हो जानी चाहिए। इसके लिए इन्होंने विडोज के लिए आश्रम्स बनवाए, आर्य आश्रम, ताकि विडोज जो हैं जिनके पति स्वर्गवास कर चुके हैं उनकी कंडीशंस में सुधार आए। इन्होंने ये भी बोला इस समाज के अंदर कि ये जो सती प्रथा है, वो ये औरतों की जो प्रॉब्लम है, डाउरी दहेज का सिस्टम, इसको रोक दिया जाए। बहुत सारे सेंटर्स इन्होंने शुरू किए जहां पर लड़कियों को कढ़ाई बुनाई, स्यूइंग मतलब कपड़ा जो है सिलने की ट्रेनिंग दी गई, ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके। तो स्वामी जी ने स्विंग का मतलब जो आप कपड़ा बुनते हैं, कपड़े बुनने का जो काम है, उसकी ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स खोले थे। स्कूल्स भी इन्होंने स्थापित किए कंट्री में, देश में, अलग अलग जगह पे, जहां पर विमेन को एजुकेशन दी जाती थी। अब बात करते हैं सर सैयद अहमद खान, जिनके बारे में हमने कंट्रोवर्सी पढ़ी थी पिछले चैप्टर के अंदर। ये बेसिकली मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे, और ये बार 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 ये बोलते थे कि विमेन को इक्वल हक देने चाहिए जो मर्दों को हक दिए जा रहे हैं। ये वही चीजें बोलते थे कि छोटी आयु में शादी नहीं करनी चाहिए, पर्दा सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, डाइवोर्स जो है उसको खत्म कर देना चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए, तो समाज में जो बुराइयां चल रही हैं, प्रचलित है, उनको खत्म करने के लिए इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी छापा था जिसका नाम था तहजीब उल अखलक। तो तहजीब लाने के लिए तहजीब उल अखलक का एक अखबार भी छापा था, ताकि समाज में जो कुरीतियां बुराइयां चल रही हैं उसको खत्म किया जा सके, उसके बारे में इन्होंने आवाज उठाई थी। और ये बार बार ये बोलते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए, धार्मिक चीजें भी पढ़ानी चाहिए, पर वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको भी प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आए। इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, मतलब साइंस की लाइंस पे जो चलती है, अलीगढ़ के अंदर जो उत्तर प्रदेश में है, 1862। और इन्होंने ये भी किया था कि अपने लोग जो हैं उर्दू के अंदर साइंस पढ़ सके, इसलिए इन्होंने बुक्स जो है साइंस की वो उर्दू में ट्रांसलेट कर दी थी ताकि लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना आए। और फाइनली इन 1874 के अंदर इन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है वो अलीगढ़ में स्थापित किया था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। 1878 के अंदर 4 साल बाद ही स्कूल से इन्होंने कॉलेज में मतलब कॉलेज भी खोल दिया था। और फाइनली कुछ देर बाद 1920 में स्कूल भी खोला, कॉलेज भी खोला। मोहम्मद सैयद अली जी ने एक एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी खोली। तो आप ऐसे कह सकते हैं स्कूल, उसके बाद उन्होंने कॉलेज खोलने में योगदान दिया और फाइनली यूनिवर्सिटी भी खोली 1920 में, धीरे धीरे करके। अब स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी का प्रश्न आता है तो आपसे ये पूछा जाता है कि वो कौन से समाज से जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए हैं स्वामी जी रामा जी के रामाकृष्ण मिशन के समाज से जुड़े हुए हैं, या आप कह सकते हैं स्वामी जी रामा से, कृष्णा से। तो हुआ क्या है, 1897 एडी में इन्होंने स्थापना की थी रामाकृष्ण मिशन की, वेल्लोर के अंदर, वेल्लोर जो कि कैलकाटा के नजदीक है। किसकी याद में था ये रामाकृष्ण मिशन? उनके अपने श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनके गुरु थे, उनकी याद में इन्होंने ये मिशन जो है स्थापित किया था। इन्होंने इस मिशन के अंदर रामा से याद रखना, विमेन के रिफॉर्म्स, बदलाव लाने के लिए उन्होंने काम किया कि उनकी जो कंडीशन है, स्थिति है, उसमें बदलाव लाया जाए, विमेन को बराबर हक दिए जाए, औरतों को बराबर हक दिए जाए मर्दों के। जो समाज में कुरीतियां हैं, जैसे इन्फेंटिसाइड, बच्ची को मार देना, लड़की जब होती है छोटी आयु में शादी कर देना, डाउरी सिस्टम, दहेज देना, वो सब रोका जाए। इसके लिए इन्होंने स्कूल स्थापित किए थे, लाइब्रेरीज खोली थी, ताकि विमेन की एजुकेशन को और ज्यादा प्रचलित किया जाए। ये सभी कारण जो हमने ऊपर पढ़े ना विमेन प्रॉब्लम्स के, जो आपने फर्स्ट पेज पे पढ़े, वो सबने उसी के बारे में बात की। अब केशव चंद्र सेन की बात करते हैं। केशव जी जो है वो ब्रह्मो समाज के एक लीडर थे। केशव ब्रह्म में रहते थे, तो याद रखना केशव जी ब्रह्मो समाज के एक लीडर थे। इन्होंने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था 1857 एडी में। अब शायद आपको पता होगा 1857 में एक रिवोल्ट भी हुआ था, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है।
तो इन्होंने ब्रह्मो समाज से जुड़ के बाद में संगत, केशव जी ने संगत देखते हुए, संगत सभा का डिस्कशन करते हुए एक संगत सभा की मतलब स्थापना की थी, जिसमें संगत जो है आकर मिलके बैठ के धार्मिक मुद्दों पे बातचीत कर सकती है। इन्होंने भी यही बोला कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लड़की जो विडो है उसकी शादी दोबारा होने का हक है, उन्हें करने का हक है। और उन्होंने बोला कि वही चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, पॉलीगैमी, एक से ज्यादा औरतें नहीं होनी चाहिए शादी में एक मर्द की। और उसके अलावा इनके यत्नों सदका जो सरकार है, उन्होंने एक कानून पास किया था 1872 में, जिसमें ये बोला गया था कि एट अ टाइम आप एक औरत से ही शादी कर सकते हो। तो केशव जी ने अपना चमत्कार दिखाया, चमक गए, वो चंद्र जी चमक गए और उन्होंने बोला कि एट अ टाइम एक से ज्यादा शादी अलाउड नहीं है। अब हमने एनी बसंत और थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में भी पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जो एनी बसंत है, उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत की थी 1886 एडी में, और उस टाइम पे इंग्लैंड में थी। और जब ये इंडिया आई कुछ सालों बाद 1893 एडी में, तो इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी यहाँ पे भी स्थापित की ताकि समाज में रिफॉर्म्स लाए जाए। इन्होंने बोला छोटे बच्चों की जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, ये जो कास्ट सिस्टम है प्रचलित है ये गलत है, छूत छात की जो बीमारी है वो गलत है, ऊंच नीच जात का जो सिस्टम है ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने विमेन की कंडीशन, औरतों की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए भी काम किया, जो लो कास्ट के लोग हैं, जो अनटचेबल है, छूत छात की बीमारी, उसके ऊपर भी काम किया। बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खोले लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग जगह पे। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो उन्होंने किया वो था 1898 एडी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला गया था बनारस के अंदर, जहां पर एजुकेशन दी जा रही थी। बाकी जो रिलीजन्स हैं उन लोगों को भी दी जा रही थी, और हिंदू रिलीजन की भी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो भी सिखाया जा रहा था, मतलब सब धर्मों की बातें यहाँ पर बताई जा रही थी। अब बात करते हैं पंजाब के अंदर जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी उस टाइम पे, उनको खत्म करने के लिए कौन कौन सी मूवमेंट्स चली। जैसे सबसे पहला आपने शायद नाम सुना होगा, निरंकारी मूवमेंट। निरंकार, अब जो दयाल जी हैं वो निरंकार से जुड़े हुए हैं। तो इसके जो फाउंडर थे जिन्होंने इस मूवमेंट को स्थापित किया था वो थे दयाल जी। दयाल जी निरंकार से याद रखना। इन्होंने वही बातें बोली कि छोटी उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, डाउरी दहेज प्रथा बंद करो, सती प्रथा बंद करो जो समाज में चल रही है, और औरतों को दोबारा शादी करने का हक है अगर उनके पति स्वर्गवास कर जाते। वैसे ही नाम से धारी, अब नाम से याद रखना, राम, नाम राम। तो नामधारी मूवमेंट जो था वो श्री सदगुरु राम सिंह जी ने शुरू किया था, वो इस नामधारी मूवमेंट के कर्ता धर्ता थे, और ये शुरू किया गया था लुधियाना से 12 अप्रैल 1857, वही साल जब रिवोल्ट हुआ था, नाम राम रिवोल्ट। इन्होंने यही बोला छोटी आयु में शादी नहीं करनी चाहिए, छोटी जो लड़कियां हैं भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, सती सिस्टम, डाउरी, कास्ट डिस्टिंक्शन यानी जात पात में जो भेदभाव किया जाता है उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन इन्होंने लड़कियों के बराबर के हक की बात की थी मर्दों के साथ, कि दोनों के हक जो है, राइट्स जो है वो बराबर होने चाहिए। फाइनली 3 जून 1863 की बात है, इन्होंने बोला कि ये जो शादी पे, दहेज पे एक्स्ट्रा तुम खर्चा करते हो ना, फालतू का खर्चा, उसे बंद कर देना चाहिए। इसकी जगह पे इन्होंने एक, राम जी ने नामधारी मूवमेंट के अंदर आनंद मैरिज की बात की। राम भगवान को जैसे हम याद करते हैं शादी के ऊपर, तो इन्होंने आनंद मैरिज का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें ये बोला गया था कि जो शादी है वो सिर्फ आप ₹1.5 की शगन के साथ शादी कर सकते हो, उसमें दहेज की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं। अब बात करते हैं सिंह सभा मूवमेंट। उस टाइम पे समाज में जितनी कुरीतियां चल रही थी, सिखिज्म में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको बंद करने के लिए सिंह सभा मूवमेंट जो है वो मंजी साहिब, सिंह मंजी के ऊपर लेटे ऐसे याद कर सकते हो, मंजी साहिब अमृतसर से शुरू हुआ 1873 एडी में, और इसमें सरदार ठाकुर सिंह संधावालिया, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। ठाकुर जी को प्रेसिडेंट, TP, प्रेसिडेंट कौन थे सिंह सभा के? ठाकुर जी। और ज्ञानी, क्योंकि उनको ज्ञान था, उनको सेक्रेटरी रखा गया। अब जो सिख थे अलग अलग देश के हिस्सों से, वो इसके मेंबर बन सकते थे। इसका एक हिस्सा, जैसे एक तो अमृतसर में चालू किया गया, एक और इसकी ब्रांच खोली गई लाहौर के अंदर 1879 एडी में, जहां पर जो प्रेसिडेंट थे, जैसे यहाँ पर ठाकुर जी थे, लाहौर के अंदर जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो थे गुरमुख सिंह। यहाँ ठाकुर, उधर
गुरमुख सिंह लाहौर के अंदर। और धीरे धीरे बहुत सारी सिंह सभाएं जो हैं दुनिया के, देश के, मैं बोलूंगी भारत के अलग अलग हिस्सों में खोली गई। ये जो सिंह सभा मूवमेंट थी ये बात कर रही थी बार बार औरतों और मर्दों के बराबर हकों की, दोनों को बराबर राइट्स होना चाहिए। इन्होंने बोला ये पर्दा प्रथा जो है, छोटी आयु में शादी करना, चाइल्ड मैरिज, एक से ज्यादा औरतें रखना, पत्नियां रखना, विडो रीमैरिज के ऊपर जो रोक है उसको बंद करना, उसके ऊपर इन्होंने आवाज उठाई थी। इनफैक्ट इन्होंने इतनी आवाज उठाई कि इन्होंने बोला जो विडोज हैं, जिनके पति स्वर्गवास कर जाते हैं, उनके लिए घर, एक आश्रम टाइप भी इन्होंने स्थापित किए थे। बेसिकली हम ये कह सकते हैं घर। तो जो सिंह सभा है उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्कूल्स खोले थे, जैसे सिख कन्या महाविद्यालय फिरोजपुर में, खालसा भुयान स्कूल करून के अंदर, विद्या भंडार ये खोला था भमोर के अंदर, लड़कियों की एजुकेशन प्रमोट करने के लिए सिंह सभा ने। तो अब कहाँ कहाँ पर ये सिंह सभा मूवमेंट थी और इनके जो हमारे ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट थे वो कौन थे दोनों जगह के, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं अहम मूवमेंट की, जो कि है अहमदिया। अहमदिया मूवमेंट जो है वो गुलाम अहमद खान ने स्टार्ट की थी, इसीलिए इसका मूवमेंट का नाम भी अहमदिया मूवमेंट है। कुछ नहीं याद आता तो अहमदी नाम लिख सकते हैं भी। गुलाम अहमद ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, कहाँ की थी? कादियान के अंदर, जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इन्होंने ये बोला कि ये जो ऑर्थोडॉक्सी है, जो पुराने विचार जो चल रहे हैं, ठीक है, जो आप पुरानी सोच पे इस्लाम में या आप कह सकते हैं जो सुपरस्टिशंस चल रहे हैं, अंधविश्वास जो चल रहे हैं, उनको बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं वो ये मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं पुरानी जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशंस हैं, सेरेमनीज है, उसको हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। उनका कहना ये था कि यार थोड़ा इस्लामिक एजुकेशन को भी प्रमोट करो, साथ में वेस्टर्न एजुकेशन भी लेकर आओ, ताकि लोगों को एक जागरूकता मिले, मतलब वो अंधविश्वास में ही ना घिरे रहे हमेशा के लिए। इसको अपने सपने को सफल करने के लिए उन्होंने स्कूल्स खोले, काम ऐसे योगदान दिया, उन्होंने अलग अलग कॉलेजेस खोले। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। लड़कियों के काम आगे बढ़ाने के लिए या लड़कियों की एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र में दो इम्पोर्टेंट नाम आते हैं। महाराष्ट्र से याद रखना, MP, ये मध्य प्रदेश नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में P मतलब एक परमहंस सभा है और एक प्रार्थना सभा है। अब परम और हंस से याद रखना, परम हंस जो है ये 19th सेंचुरी में ही सब बात कर रहे हैं, ये रिफॉर्म हो रहे थे। इन्होंने हंस, परम हंस अपने पर मतलब अंदर की जो आत्मा है उनको जगाने का काम किया था कि समाज में जो कुरीतियां हैं उसे खत्म किया जाए। इसके लिए परमहंस मंडलियां, ग्रुप्स जो है वो स्थापित किए गए 1849 AD में। इन्होंने पहले जो काम करने शुरू किए वो ये थे कि समाज, जैसे परम और हंस को मिलके बनाया ना, तो आप ये कहिए समाज और धर्म को लेके रिफॉर्म्स, बदलाव लाने की इन्होंने कोशिश की। बॉम्बे मुंबई से शुरू कर कर परम हंस मुंबई सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया। अब परमहंस सभा का या परमहंस जो मंडलियां थी उनका मेन काम ये था कि जो आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा की जा रही है उसे बंद किया जाए, मूर्ति पूजा को। और ये जो प्रचलित कास्ट सिस्टम है, ठीक है, जातियों के ऊपर भेदभाव किया जा रहा है, इसे भी बंद किया जाए। इस सभा ने बहुत सारे स्कूल्स भी स्थापित किए लड़कियों की एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। इवन इन्होंने रात को एजुकेशन देने के लिए भी, कुछ लड़कियां दिन में जैसे काम करती है तो चलो रात को पढ़ लिया जाए, उसके लिए भी इन्होंने पाबंद किए थे। जो ज्योतिबा फूले हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने स्कूल खोला था फूले जी ने पूना के अंदर। जो निचली जात की लड़कियां हैं, लो कास्ट की जो गर्ल्स हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए इन्होंने ये बोला था कि यार हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि विडोज जो है उनकी कंडीशन इंप्रूव की जाए। और 1856 में गवर्नमेंट ने फाइनली विडो रीमैरिज एक्ट भी पास किया था। ये पूछा जाता है कि विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था? 1856 के अंदर हुआ था। एक और महाराष्ट्र के रिफॉर्मर है जिनका नाम है गोपाल हरि देशमुख साहब। अब एक देशमुख और भी है जो एक्टर है, तो उससे आप याद कर सकते हैं गोपाल, यहाँ पर हरि देशमुख आएगा। इनको बोला जाता है लोकित करी, ठीक है। अब यहाँ पर लोकित करी है, बट एक्चुअली जो नाम इनको दिया गया था वो था लोकितवादी, ये एक्चुअल नाम है इनका, ठीक है, जो इनको नाम दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे सोशल चेंज के ऊपर, समाज की चेंज के ऊपर। महाराष्ट्र में जो हर हफ्ते एक अखबार आता था जिसका नाम था
प्रभाकर। तो उसमें जब ये अपना आर्टिकल देते थे तो इस नाम से देते थे, वो ये नहीं लिखते थे कि मैं गोपाल हरि, बुक में ठीक कर लेना ये हरि देशमुख है, HARI, आपकी बुक में हेयर देशमुख लिखा है वो गलत है। तो इन्होंने कंडेम किया था, मतलब इन्होंने आवाज उठाई थी कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उन्हें बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज भी महाराष्ट्र में खोला गया 1867 के अंदर। प्रार्थना करने के लिए महान होते हैं जो लोग, महात्मा जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसे याद रखना महादेव गोविंद राणादे और रामकृष्ण गोपाल जो हैं, उन्होंने ये प्रार्थना समाज की शुरुआत की थी। प्रार्थना कौन करते हैं? महादेव की प्रार्थना करते हैं या राम जी की करते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। इन्होंने वही बोला कास्ट सिस्टम खत्म करो, चाइल्ड मैरिज के ऊपर आवाज उठाई, और ये भी बोल रहे थे कि औरतों को दोबारा शादी करने का हक है, जिसकी वजह से इन्होंने एक ग्रुप की स्थापना भी की थी, इसे हम कहते हैं फेडरेशन फॉर विडो रीमैरिज, की वो दोबारा शादी कर सकती हैं। बहुत सारी जगह पे इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए, ऑर्फनेज जहां बच्चे अनाथ होते हैं वो रह सकते हैं, इनके द्वारा वो प्रार्थना समाज के द्वारा स्थापित किया गया। फाइनली 1884 के अंदर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई, और उस सोसाइटी ने डेक्कन कॉलेज जो है वो भी स्थापित किया था। डेक्कन एरिया कौन सा आ जाता है? इंडिया का ये वाला जो एरिया, इसे डेक्कन एरिया बोलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र पड़ जाता है। तो यहाँ पर डेक्कन कॉलेज स्थापित किया गया था पूना के अंदर। किसने स्थापित किया था? जब खुद ये सोसाइटी स्थापित हुई थी 1884 AD में, जिसका नाम है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब बात करते हैं कि ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स आई थी इसका क्या असर पड़ा था। देखो, इंडिया के रिफॉर्मर्स ने और समाज में जो सरकार देख रही थी, उन्होंने फिर उसके बाद कानून पास किए थे जिसके चलते विमेन की जो कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट आई थी। तो ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्या हुआ था 1795 AD और 1804 AD के अंदर बार बार कानून पास करने के बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड, गर्भ हत्या को बैन कर दिया गया कानून द्वारा। विलियम बेंटिक को मैंने बने हुए को याद करवाया था, उन्होंने सती प्रथा को बंद किया था। किसके साथ बंद किया था, किसके एफर्ट से बंद करवाया था 1829 में? मुझे कमेंट में बताना। एक कानून पास कर दिया था, मतलब आप अगर कानून की उल्लंघना करते हो तो जेल ही होती है। 1843 AD में स्लेवरी जो है वो बंद कर दी गई सरकार के द्वारा। 1856 अभी हमने पढ़ा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है बंगाल के रिफॉर्मर्स, उनके यत्नों सदका विडो रीमैरिज जो है वो रिकॉग्नाइज कराएगी कि वो अलाउड है, कानूनी हक है। उसके बाद 1860 के अंदर एक लॉ, एक कानून पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये बोला गया कि 10 साल जो है वो कम से कम उम्र होनी चाहिए शादी करने के लिए। बाद में शरदा एक्ट जो है, शरदा से अपनी चेंज कर दिया 1929 AD में, जिसमें ये बोला गया लड़के अगर शादी करेंगे उनकी उम्र 16 साल और लड़कियों की शादी करने की उम्र 14 साल होनी चाहिए। आज की डेट में क्या उम्र है लड़के और लड़कियों की शादी करने की, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर उन्होंने बोला एक कानून पास करके 1872 AD के अंदर, ये AD ऐसे आएगा कि भाई तुम इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हो, एक कास्ट की मैरिज दूसरी कास्ट में हो सकती है, सब इंसान ही है। और फाइनली वुड्स डिस्पैच हमने पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 1854 में आया था, जिसने ये बोला था वुड्स ने कि विमेन एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर जोर डाला गया था। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट अपलोड किए हुए हैं, वो भी जरूर देखना। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।